वेलकम टू माय चैनल सहाय एजुकेशन। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि की परिभाषा है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ और री स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ या री आता है तो उन दोनों के स्थान पर उसी स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे जैसे हम समझते हैं उदाहरण द्वारा, अ प्लस अ, इसके मिलने से आ बनता है। अब हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, जैसे पीत प्लस अंबर। अब यहाँ पहले शब्द का आखिरी वर्ण है अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है अ, दोनों के मिलने से आ बनता है। तो कैसे शब्द बना? पीतांबर। यहाँ पर पीतांबर हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, अ प्लस आ, इसके मिलने से भी दीर्घ बनेगा, आ हो जाएगा। और इसका उदाहरण देखते हैं, शब्द का उदाहरण देखते हैं। एक शब्द है भोजन और दूसरा है आलय। अब जब इन दोनों में संधि करते हैं तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ। तो इन दोनों के मिलने से बनेगा आ, और जो संधि करने के बाद जो शब्द बना वो बनेगा भोजनालय। भोजनालय। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, आ प्लस अ। अब इसके मेल से भी आ बनेगा, क्योंकि हम परिभाषा देखे हैं कि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आता है तो उसी स्वर का, उन दोनों के स्थान पर उसी स्वर का दीर्घ बन जाता है। यानी अ के बाद चाहे अ आए या अ के बाद आए, आ के बाद अ आए या फिर आ के बाद अ आए, हर हाल में उसी स्वर का दीर्घ स्वर यानी आ बनता है। हर हाल में आ बनता है। तो इसको हम देखते हैं, आ प्लस अ, इसके मिलने से उसी स्वर का दीर्घ बनेगा, आ बनेगा। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, जैसे एक शब्द है सेवा प्लस अर्थ। तो यहाँ पहले शब्द का आखिरी वर्ण है आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है अ। ये जब मिलते हैं तो उसी स्वर का दीर्घ बन जाते हैं, यानी कि आ हो जाते हैं। और एक जो शब्द बनता है वो बनता है सेवार्थ। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, दोनों तरफ अगर दीर्घ हो, यानी पहला जो वर्ण है वो भी आ है और दूसरा जो है वो भी आ है, तो इन दोनों के मिलने से भी आ बनने वाला है। शब्द द्वारा हम समझते हैं, जैसे एक शब्द है महा प्लस आत्मा। प्लस आत्मा। अब यहाँ पहला शब्द का आखिरी वर्ण है आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ। जब इन दोनों का मेल होगा तो परिभाषा क्या है कि उसी स्वर का दीर्घ बनता है, यानी यहाँ भी आ बनने वाला है। और इस प्रकार से जो शब्द बनेगा वो होगा महात्मा। महात्मा। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, ई, ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई। अब इन दोनों के जब मेल होगा तो क्या बनेगा? उसी स्वर का दीर्घ बनेगा। हम पहले ही परिभाषा पढ़े हैं कि उसी स्वर का दीर्घ, ह्रस्व स्वर के बाद या दीर्घ स्वर आए उसी स्वर का, या फिर ह्रस्व स्वर आए, जब मेल होता है तो हर हाल में उसी स्वर का दीर्घ बनता है, यानी कि यहाँ बनने वाला है
दीर्घ ई। अब शब्द द्वारा हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो एक शब्द है कवि, दूसरा है इंद्र। तो अब इसको हम संधि करते हैं, मेल करते हैं। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है ई, ह्रस्व ई, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ह्रस्व ई। तो इन दोनों के मेल से क्या बनता है? दीर्घ ई। दीर्घ ई बनेगा, उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। और इस प्रकार जो शब्द बना वो क्या बना? कविंद्र। अब और दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ है ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई। तो इसके मेल से भी क्या बनने वाला है? दीर्घ ई ही बनने वाला है। हर हाल में हमने पढ़ा कि इधर ह्रस्व हो या इधर ह्रस्व हो, इधर दीर्घ हो या इधर दीर्घ हो, हर हाल में जब मेल करते हैं तो दीर्घ, उसी स्वर का दीर्घ स्वर बनता है। तो अब शब्द द्वारा हम समझते हैं। एक शब्द है गिरी और दूसरा है ईश। तो यहाँ पहले शब्द का आखिरी वर्ण है ह्रस्व ई और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है दीर्घ ई, लेकिन जब मेल करेंगे तो हर हाल में यहाँ दीर्घ ई बनेगा और जो शब्द बनेगा वो होगा गिरीश। अब दूसरे उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ पर है दीर्घ ई प्लस यहाँ भी दीर्घ ई, लेकिन जब मेल करेंगे तो ये दीर्घ ई ही बनने वाला है हर हाल में। और उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक शब्द है मही प्लस ईश। इधर भी दीर्घ ई है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण भी दीर्घ ई है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी दीर्घ ई है। मेल करेंगे तो ये दीर्घ ई बनेगा और इस प्रकार से जो शब्द बना वो होगा महिष। महिष। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। अब हम देखते हैं, पहले है दीर्घ ई और उसके बाद है ह्रस्व ई, लेकिन जब दोनों का मेल करेंगे तो यहाँ दीर्घ ई बनने वाला है। एक शब्द द्वारा हम समझते हैं। पहला है नारी और उसके बाद है इंद्र। इन दोनों का जब मेल करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ है पहले शब्द का आखिरी वर्ण है दीर्घ ई और दूसरे शब्द का आखिरी वर्ण है ह्रस्व ई, लेकिन जब दोनों का मेल करेंगे तो यहाँ बनने वाला है दीर्घ ई और जो शब्द बनेगा वो होगा नारींद्र। नारींद्र। अब हम कुछ और उदाहरण द्वारा समझते हैं। ये तो था ह्रस्व ई या दीर्घ ई के मेल से कैसे बनते हैं उसका उदाहरण था। अब हम देखते हैं ह्रस्व ऊ। अगर इधर ह्रस्व ऊ है और दूसरी तरफ भी ह्रस्व ऊ है तो जब इसका मेल होगा तो हर हाल में क्या बनने वाला है? दीर्घ ऊ बनने वाला है। एक शब्द द्वारा हम समझते हैं। जैसे एक शब्द है सु प्लस उक्ति। तो यहाँ जो पहला शब्द है उसका आखिरी वर्ण जो है ऊ है और दूसरे शब्द का आखिरी वर्ण भी ह्रस्व ऊ है। दोनों का जब मेल करेंगे तो दीर्घ ऊ बनेगा और जो शब्द बनेगा वो होगा सुक्ति, है ना। अब और हम दूसरा उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ है ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ।
लेकिन जब मेल करेंगे तो हमने पहले ही पढ़ा है कि हर हाल में उसी स्वर का दीर्घ बनता है। इधर ह्रस्व रहेगा, इधर दीर्घ रहेगा तो भी, अगर दोनों तरफ दीर्घ रहेगा तो भी, हर हाल में जब हम मेल करते हैं तो दीर्घ ऊ ही बनता है, यानी उसी स्वर का दीर्घ बनता है। एक शब्द द्वारा हम समझते हैं संधि करके। अब यहाँ पर है एक शब्द है लघु प्लस ऊर्मी। तो यहाँ पहले शब्द का आखिरी वर्ण है ह्रस्व ऊ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है दीर्घ ऊ, लेकिन जब मेल करेंगे तो यहाँ बनता है दीर्घ ऊ और जो शब्द बनेगा वो होगा लघूर्मी। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह है दीर्घ ऊ प्लस इधर भी दीर्घ ऊ, जब दोनों का मेल होगा तो दीर्घ ऊ बनेगा। शब्द द्वारा हम समझते हैं, जैसे भू एक शब्द है, भू प्लस ऊर्जा। अब इसका हम मेल करते हैं तो पहला शब्द का आखिरी वर्ण है दीर्घ ऊ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है दीर्घ ऊ। जब इसका मेल करते हैं तो हर हाल में बनता है दीर्घ ऊ और जो शब्द बनता है वो होता है भूर्जा, है ना। अब और एक उदाहरण से समझते हैं हम। यहाँ है बड़ा ऊ प्लस, ये दीर्घ ऊ कहते हैं, इसको बड़ा ऊ भी कहते हैं, और यहाँ है ह्रस्व ऊ। दोनों के मिलने से यहाँ बनता है दीर्घ ऊ। अब शब्द द्वारा हम समझते हैं। एक शब्द है वधू प्लस उत्सव। उत्सव, अभी पहले शब्द का आखिरी वर्ण है दीर्घ ऊ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ह्रस्व ऊ, लेकिन जब मेल करेंगे तो यहाँ हर हाल में बनेगा दीर्घ ऊ और जो शब्द बनेगा वो होगा वधूत्सव। वो होगा वधूत्सव। अब एक और उदाहरण है री। री प्लस री, तो जब इन दोनों का मेल होगा तो यहाँ बनेगा दीर्घ री। अब हम इसको एक शब्द द्वारा समझते हैं। यहाँ है पितृ प्लस ऋण। पितृ प्लस ऋण, तो यहाँ पहले शब्द का आखिरी वर्ण है री और दूसरे शब्द का आखिरी वर्ण है री। इन दोनों का जब मेल करते हैं तो बनता है दीर्घ री और जो शब्द बना वो होगा पितृण। तो इस तरह से ये दीर्घ संधि के उदाहरण थे। मेरे समझ से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस दीर्घ संधि से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद।